हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एल्डर गुई ने शीहाओ को यिंग एंड यांग फर्नेस के अंदर रिफाइन करके उसका नया रीबर्थ कर दिया था, जहां पे वो शीहाओ से कहते हैं कि बच्चे अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने क्लैन के गुनाहों को यहाँ पे अब साफ करोगे। शीहाओ वहीं पे शॉक्ड होता है कि आखिर मेरे क्लैन वालों ने गू क्लैन के साथ किया क्या है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और साथ में मेरे प्यारे से व्यूवर्स, एटलीस्ट आप लोग थंबनेल को देख लिया करें। जहाँ पे ऑफिशियल लिखा होगा वो रेगुलर एपिसोड होंगे, जहाँ पे मूवी लिखा है वो मूवी है, और जहाँ पे नॉवेल लिखा होता है वो नॉवेल एपिसोड होता है। तो थंबनेल को देख करके कमेंट किया करें। और अब हम यहाँ पे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एंसेस्ट्रल लैंड ऑफ गू क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शीहाओ एल्डर गुई के पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी शीहाओ कहता है कि सीनियर, पहले आप मुझे क्रिम्पल करने से लेकर यिंग एंड यांग फर्नेस में मेरा दाव फ्रूट फर्ज करवाने तक सब कुछ पहले से प्लान करके आप बैठे थे, लेकिन आप डेप्थ कलेक्ट करने की बात से क्या कहना चाहते हैं? आखिर मेरे क्लैन ने क्या गुनाह किया है? तभी एल्डर गुई कहते हैं कि इतनी जल्दी किस बात की है लिटिल फ्रेंड, पहले इस ओल्ड मैन की एक कहानी सुनो। बहुत समय पहले हमारी ब्लड लाइन भी 9 हेवन में ही पैदा हुई थी। वो एक ऐसा दौर था जब इमॉर्टल किंग एक के बाद एक राइज कर रहे थे और अनडाइंग किंग की दहाड़ से पूरा बैटल फील्ड कांप उठता था। हर तरफ भयंकर वॉर चल रही थी, यहाँ तक कि और भी पुराने एराज से कुछ एंशियंट एग्जिस्टेंस बाहर निकले और इस वॉर में शामिल हो गए। एक के बाद एक पीएलएस पावर हाउस सामने आ रहे थे। वो ग्लोरी, वो दौर, उसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल है। तभी शीहाओ कहता है कि सीनियर, आखिर आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? तभी एल्डर कुई कहते हैं कि बच्चे, ये कि पिछले एरा में ही सेज ये देख चुके थे कि वो वॉर सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव था। असली और भी भयानक वॉर इसी एरा में होने वाली थी, एक ऐसा ग्रेट बदलाव जिसमें सारे हेवेंस तक गिर जाएंगे। और मैं जो इसी एरा में पैदा हुआ हूँ, इस बात से एक तरफ डरा हुआ हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं एक्साइटेड भी हूँ। आखिर वो ग्रेट बदलाव कब आएगा, और जब वो आएगा उसे खत्म कौन करेगा? तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि सीनियर, आप कहना क्या चाहते हैं? तभी एल्डर गुई कहते हैं कि जब तुम एक महान एरा को धीरे धीरे खत्म होते देखोगे और सबसे पावरफुल पावर हाउस के अंतिम चीख को अपने कानों से सुनोगे, तब तुम खुद समझ जाओगे वक्त आ चुका है। हिस्ट्री का सबसे खतरनाक एरा अब आने वाला है। हर रेस सर्वाइवल के लिए उस एक मौके के लिए लड़ेगी, और जब तक तुम इमॉर्टल किंग नहीं बनते तब तक तुम कुछ भी नहीं हो। सिर्फ एक छोटी सी आंट की तरह अपनी ही रेस को प्रोटेक्ट करना भी तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। और जहां तक मेरे गू क्लैन की बात है, हमारे क्लैन का एक इमॉर्टल किंग बहुत पहले ही होना चाहिए था। एंशियंट एरा में हमारे क्लैन के एंसेस्टर गुजू की कल्टीवेशन हेवन तक पहुंच चुकी थी। एक वक्त था जब उन्होंने आलन से बराबरी की थी। उनकी स्ट्रेंथ अनडाइंग किंग के लेवल के करीब थी। वो इमॉर्टल किंग रैलम में कदम रखने से बस एक स्टेप दूर थे, लेकिन उस आखिरी स्टेप से पहले ही स्टोन क्लैन के एंसेस्टर ने उनका रास्ता हमेशा के लिए काट दिया। तो बताओ, क्या मुझे तुमसे वो पुराना डेप्थ कलेक्ट नहीं करना चाहिए? तभी शीहाओ इस बात को सुन के एकदम टेंशनाइज हो जाता है और कहता है कि हमारे दोनों क्लैन के बीच ऐसी हिस्ट्री मैं ऐसे मान नहीं सकता। सीनियर, मेरे स्टोन क्लैन के एंसेस्टर ने वाइल्ड बॉर्डर लैंड की रक्षा की थी। वो सब हमेशा सीधे और गर्व से खड़े रहे। अगर उन्होंने वाकई आपके एंसेस्टर को मार गिराया था या फिर उनकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंसेस्टर गुजू की, तो जरूर उसके पीछे कोई वजह रही होगी। तभी एल्डर गुई कहते हैं कि ए रीजन लिटिल फ्रेंड, तुम जिस पाथ पर चल रहे हो खुद को सीड बनाकर, ये कोई नई चीज नहीं है। ये थ्योरी तो एंशियंट एरा में ही प्रपोज की जा चुकी थी, और मेरे क्लैन के एंसेस्टर उन लोगों में से एक थे जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। लेकिन इस बात को आखिरी तक सच में पूरा करने वाला सिर्फ तुम हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने एंसेस्टर के सिन गुनाहों की कीमत
चुकाओ। और तभी हम वहां पे नाइन हेवन के कुछ इमोर्टल किंग्स की झलक देखते हैं, जिसमें से रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग एंसेस्टर गू और साथ में इमोर्टल किंग वू जोंग मौजूद थे। तभी वहां पे शी हाओ कहता है कि मैंने भी सुना था कि यिंग एंड यांग फर्नेस बहुत लंबे वक्त से सामने नहीं आया था, क्योंकि वो आपके एंसेस्टर की धर्मा बॉडी को सप्रेस करने में लगा हुआ था। अभी वहां पे एल्डर गुई कहते हैं कि बच्चे, यहाँ पे जो तुम सुने हो या फिर जो कह रहे हो, मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब तुम्हें कहाँ से पता चला, मगर ये सब मन गढ़ंत कहानी है। क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने धोखे से हमारे एंसेस्टर गुजू को बहुत सालों पहले ही धोखे से उनके ऊपर अटैक करके पीठ पीछे उनके इमॉर्टल रालम के पाथ को काट दिया था। उन्होंने इतना घातक अटैक हमारे एंसेस्टर के ऊपर किया था, जिसकी वजह से वो अभी तक उस इंजरी से हील नहीं हो पाए हैं। और रही बात आज की और तुम्हारी, आज मैं तुम्हारा ही इस्तेमाल करके अपने एंसेस्टर की इंजरी को हील करूंगा और उनके इमॉर्टल पाथ को यहाँ पे क्योर करूंगा। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें लेकर के बच्चे मुझे अफसोस है, मगर मुझे माफ करना, तुम्हें अपने एंसेस्टर के गुनाहों की सजा तो मिलेगी ही। क्योंकि मैं यहाँ पे अपने क्लैन को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी क्लैन को एक इमॉर्टल किंग की जरूरत है। और तुम्हारी बदौलत, तुम्हारी कुर्बानी की बदौलत हम यहाँ पे अपने एंसेस्टर गुजू को हील कर सकते हैं। हमारे क्लैन के पास भी हमारा इमॉर्टल किंग मौजूद होगा, जो कि आने वाली तबाही में अपने क्लैन को प्रोटेक्ट कर सकता है। हमारे कू क्लैन की ब्लड लाइन बच सकती है। मगर यहाँ पे शियाओ अभी भी एल्डर गुई की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इनफैक्ट गू क्लैन की टेरिटरी में चारों ही तरफ पत्थरों पे एंशियंट टाइम में जो बैटल हुई थी, उसके निशान, उसके चित्र इस समय शीहाओ की आंखों के सामने मौजूद होते हैं। जो चित्र साफ साफ दर्शा रहे थे कि गू क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर स्टोन क्लैन के एंसेस्टर ने घातक अटैक किया था। तभी हम देखते हैं कि एल्डर गुई अपने माथे को एक दरवाजे के सामने सीधा जमीन पे रख देते हैं और वहां पे अपने एंसेस्टर गुजू को पुकार रहे थे। तभी चारों ही तरफ स्पिरिचुअल ऑरा फैलता है और जाइंट सी एक धर्मा बॉडी वहां पे अपीयर होती है, जो कि गू क्लैन के एंसेस्टर गुजू की धर्मा बॉडी थी। और तभी एक रोशनी चमकती है। शी हाउ यहाँ पे अपने हाथों से अपनी आंखों को बंद करता और जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है, वो इस समय गू क्लैन के एंसेस्टर के सामने जस्ट खड़ा था, जहाँ पे वो अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी वहां पे एल्डर गुई कहते हैं कि एंसेस्टर, उस वक्त आपकी धर्मा बॉडी टूट गई थी और एक इमॉर्टल किंग के रूप में आपकी फाउंडेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। आज मैं आपके लिए एक सीड लेकर आया हूँ, एक ऐसी सीड जो किसी इंसान के अपने आप से फोर्ज हुई है और काउंटलेस ट्रायल से टेम्पर हुई है। तभी शीहाओ कहता है, तो ये है एंसेस्टर गू क्लैन के। तभी एल्डर गुई कहता है कि प्लीज एंसेस्टर, इसे जल्दी से एक्सेप्ट कीजिए और हमारे क्लैन को रीस्टोर कीजिए। तभी शीहाओ कहता है कि लेकिन मुझे इनकी प्रेजेंस की जरा सी भी ट्रेस क्यों नहीं फील हो रही है, ये जिंदा भी हैं या नहीं। तभी एंसेस्टर गुजू अपनी पावर को अनलेश करते हैं और एक थंडर स्ट्राइक सीधा ही शीहाओ के फोरहेड के ऊपर दे मारते हैं। ये थंडर जैसे ही शीहाओ की बॉडी के अंदर एंटर करती है, उसे एक असहनीय दर्द होता है और वो जैसे ही अपनी पावर को अनलेश करता है, शीहाओ का जो स्टोन क्लैन का मार्क था वो अपीयर हो जाता है, जिसे देख के एंसेस्टर गुजू कहते हैं कि सही कहा तुमने, ये स्टोन क्लैन का ही डिसेंडेंट है। और तभी वहां पे एंसेस्टर गुजू टाइम एंड स्पेस टेक्निक को कास्ट करके फ्यूचर और पास्ट को देख रहे होते हैं शियाओ के। यहाँ पे उनकी मदद फॉरेन रालम का ग्रेट दाउ ट्री भी कर रहा होता है। तभी एंसेस्टर गुजू देखते हैं कि फ्यूचर में शिहाओ उनकी मदद करने के लिए पास्ट में जाएगा, जो कि सीन हमने ऑलरेडी मूवी में देख लिया है और मैंने मूवी का 4 पार्ट भी अपलोड कर दिया है, तो जा करके आप बाकी डिटेल को देख सकते हैं। तभी वहां पे एंसेस्टर गुजू अपनी पावर को अनलेश करते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं इसकी जान नहीं ले सकता हूँ। ये कहने के साथ वो वहां पे अपने स्पिरिचुअल ऑरा को चारों ही तरफ फैलाने लगते हैं। अभी भी एल्डर गुई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके एंसेस्टर यहाँ पे करना क्या चाहते हैं। तभी शी हाउ और साथ में एल्डर गुई के पीछे एक टेलीपोर्टेशन गेट अपीयर होता है और देखते ही देखते ये दोनों ही वहां से टेलीपोर्ट होने लगते हैं, जहाँ पे एल्डर गुई चिल्लाते हुए कहते हैं कि
नहीं ग्रैंडफादर रुक जाएं, आप मेरी बात सुने और इसे तुरंत डिवोर कर लें। मगर तभी हम देखते हैं कि पलक झपकते ही एल्डर गुई दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, जहां पे वो दरवाजे पे पीट पीट के अपने नाखूनों को खरोच रहे थे। उनके नाखूनों से खून निकलने लगता है। एल्डर गुई कहते हैं कि एंसेस्टर, क्या इससे आपको जरा सी भी मदद नहीं मिलेगी खुद को क्योर करने में? तभी एंसेस्टर गुजू अंदर से कहते हैं कि अगर मुझे किसी और के दाऊ सीड चुरा कर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती तो क्या मैं कभी इस लेवल तक पहुंच पाता? अब इस वर्ल्ड में हमारे क्लैन का कोई वजूद ही नहीं बचा है। जाओ। तभी वहां पे एल्डर गु ई अपने पास्ट की बात को याद करते हैं और वहां पे फूट फूट के रोते हुए अपने ग्रैंडफादर को पुकार रहे थे। तभी सीन पास्ट में जाता है, जहां पे हम एल्डर गुई की मेमोरी को देखते हैं, जहां पे वो अपने ग्रैंडफादर के साथ खड़े थे। तभी गुई कहते हैं कि ग्रैंडफादर, हर क्लैन अनडाइंग किंग बनने के मौके के लिए लड़ रहा है, तो फिर हमारा क्लैन इस कोने में चुपचाप क्यों बैठा है? तभी एंसेस्टर गुजू कहते हैं कि इमॉर्टल किंग जब बनने की बात आती है तो तुम अभी कुछ भी नहीं समझते हो। ये तुम्हारे सोच से परे है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस ख्याल को छोड़ दो, क्योंकि हमारे क्लैन की जो अभी की हालात है ये हमारी फेथ है और कभी भी हम अपने फेथ से लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए बस जितनी जिंदगी बची है उसे खुशी खुशी अपने लोगों के साथ जियो। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ को लेकर के एल्डर गू बाकी अदर फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर के पास आते हैं। तभी ब्लैक कॉन्ग कहता है कि गुई, तुमने आखिर क्या किया है शी हाउ के साथ? तभी लुई शाह कहता है कि गुई, एंशियंट एल्डर की तरफ से खबर आई है, वो खुद वापस आ रहे हैं और शीहाव से पर्सनली वो पूछताछ करेंगे। अगर हमारे क्लैन ने वाकई शीहाव का दाव फ्रूट जबरदस्ती ले लिया है तो मुझे नहीं पता कि हम अनडाइंग किंग के गुस्से को कैसे झेल पाएंगे। तभी एल्डर गुई उन लोगों की तरफ देखते हुए निराश आवाज में कहते हैं कि तुम लोग बेकार में इतना सोच रहे हो। अगर किसी का हार्ट इतना बोल्ड नहीं है कि वो पूरे टाइम को भी नीचे समझ सके, तो वो इमॉर्टल किंग कैसे बन सकता है? चाहे हेवन के हर दाव किसी के बॉडी के अराउंड लपेट कर एक ककून बना दे, लेकिन अगर उसका हार्ट इतना विशाल नहीं है कि वो पूरे एज को अपने अंदर समा सके, तो वो कभी दाव को अटेंड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि यहाँ पे शी हाउ के दाव फ्रूट को कुछ भी नहीं हुआ है। इस समय शी हाउ बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट पहले से भी ज्यादा बेहतर। और अगर यहाँ पे अब इमॉर्टल किंग शी हाउ से पूछताछ करना चाहते हैं, उसके बॉडी एज अ सीड फॉर्म को समझना चाहते हैं, उसके कल्टीवेशन पाथ को सही ढंग से स्टडी करना चाहते हैं, तो वो अब और भी अच्छी तरीके से ये कारनामा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसे पूरी ही तरीके से रिफाइन करके पूरी ही तरीके से उसे नई जिंदगी दे दी है। इसलिए तुम लोग यहाँ पे जरा सी भी चिंता मत करो। इस बात को सुनकर के जितने भी यंग एम्परर होते हैं फॉरेन रैलम के, वो सब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस समय शी हाउ पूरी ही तरीके से उनसे लेवल अप कर चुका था। उसका जो दबदबा था वो फॉरेन रैलम में अब तक जितने कल्टीवेटर दिखे थे उनमें शी हाउ की पोजीशन लगभग 5वें लेवल पे आ गई थी। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आखिर शी हाउ की कल्टीवेशन किस तरीके से बूस्ट हुई है। तभी हम देखते हैं कि फॉरेन रैलम का वर्ल्ड ट्री शेक करने लगता है और वहां पे इमॉर्टल किंग का एक मैसेज अपीयर होता है। इस चीज को देख के लूशा कहता है कि देखो, वर्ल्ड ट्री ने यहाँ पे इमॉर्टल किंग के मैसेज को हमारे तक भेजा है। तभी सभी लोगों के सामने इमॉर्टल किंग का मैसेज अपीयर होता है। उसके आदर में वो सभी फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स अपने घुटनों के बल झुक जाते हैं, सिवाय शी हाउ के। शी हाउ अभी भी उसके सामने सीना तान के खड़ा होता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।